अजहर सिद्दीक साहब, आज सेनेट में भी बहुत बार ये कहा गया कि पीटीआई को चाहिए था कि मिलकर चलती, कंसेंसस के साथ ये सब होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बैरिस्टर गौहर से बार बार कहा जाता रहा कमेटी में कि आएँ आप भी अपनी तजावीज़ पेश करें, लेकिन कोई तजावीज़ पेश नहीं की। इख्तलाफ ज़रूर करते लेते लेकिन अपनी कोई राय, कोई तजवीज़ नहीं देते थे। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का तो मौलाना के साथ इत्तफाक था, तो ये एकदम क्या हुआ कि आप लोग पीछे हट गए, मौलाना आगे हो गए? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने जमहूरी तरीके से इसका मुकाबला किया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर यकीनन फैसला करेगी चैलेंज करने का। आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूं कि सारी की सारी प्रोविजंस को चैलेंज करने जा रहा हूं। चंद ऐसी प्रोविजन जो है क्लीन एनवायरनमेंट के हवाले से, सिर्फ एक प्रोविजन मुझे ऐसी नजर आती है जिसको शायद चैलेंज ना किया जाए। वो कौन सी है? वो सिर्फ क्लीन एनवायरनमेंट की 9A जो डाला है उन्होंने, वो बुनियादी हक के हवाले से है। बाकी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। अभी एक प्रोविजन का तो जिक्र ही नहीं होता। इन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को जो एक्सटेंशन की बातें हम कर रहे थे वो साबित हो गई। उनको कह दिया है, एक्सटेंशन दे दी है, और वो क़यामत का लफ्ज भी अगर मतलब कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात नहीं होता, पुराना काम करता रहेगा। तो वो देखे ना उसकी वजह क्या होगी। है फर्ज करें वो तैनात नहीं करते तो आपके पास एनफोर्समेंट मशीनरी रहा कोई नहीं गई। आपने जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी हमारी अपनी पार्लियामेंट के हैंड पे जजेस होंगे और वो अदालती आईनी अदालत नहीं, अब तो बेंच बन गया है। आप एक ही चीज समझ रहे हैं, आईनी अदालत और आईनी बेंच? अच्छा, आप एक ही चीज समझ रहे हैं? हाँ, उसकी वजह देखिए ना, वजह ये आईनी बेंच में चीफ जस्टिस का इख्तियार तो छीन लिया ना, और ना इसमें सीनियर जजेस डाले, यानी इसमें हैंड पिक और पिक एंड चूज वाले करके बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे बड़े यहाँ मामले कुछ 6 से 7 हाईकोर्टों में लगे हुए हैं। उसमें टेकिंग अवे सिंपल बैनिंग ऑफ पार्टी सेक्शन 215, 272, 232 तायात नाअहली मखसूस नशिस्तों वाला मामला, यानी कई ऐसे मामले हैं जो लगे हुए हैं, और वो अब कोशिश क्या होगी कि उनको अपने तरीके से इनको बदला जा सकेगा और हालात किसी और सिमत की तरफ चले जाएंगे। दैट इज डेंजरस। अगली बात जो है ना, देखिए हमने सियासत बड़ी इंटेलिजेंटली की है, हमने कर दिया सब कुछ, हमने एक एक लोगों को सामने रख के ना हमने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी आईनी तरमीम का साथ देते। उसकी वजह कि हम इसको लेजिटिमेट असेंबली मानते ही नहीं है। फॉर्म 45 और 47 के जरिए वजूद आने में हम क्यों बैठेंगे, क्यों वोट देंगे हम अपना? वो जो आईनी बेंचेस बनेंगे उस पर भी आप लोगों का एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? जी बिल्कुल 100% सवाल ही पैदा नहीं होता। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो हो रही है, वकला तहरीक का ऐलान हो रहा है, और हम जैसे वकला भी बटे हुए हैं ना। कौन सा वकला 2007 की तरह सारे इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं? वकला भी बटे हुए हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें मेजॉरिटी वकला तैयार होंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें मेजॉरिटी वकला तैयार होंगे, और वकला यहाँ सड़कों पे होंगे, वहाँ कोर्टों के अंदर भी चैलेंज कर रहे होंगे। हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है। ये देखिए ना, अगर आप जरा समझे इस बात को, 18वीं तरमीम के अंदर जो अपना आईनी अदालतों का और ये सारी बातें की थी, रिजेक्ट कर दी थी उस वक्त तो इनके पास ये तो अपना काज़ियुल क़ज़ा बनना, अगर चाहे अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे उस वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो ये सारी चीजें तो उस वक्त रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो है ना, हम नहीं समझते थे कि मौलाना साहब को हमारा साथ देना चाहिए था। उन्हें किसी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा, जब वो भी तस्लीम नहीं करते फॉर्म 45 और 47 की जब असेंबली कहते हैं, उन्हें भी इस हवाले से खोल के खड़ा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ आप लोग मौलाना के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल उन्होंने उस हुकूमत का साथ दिया जिसको वो समझते हैं कि ये जाली वोटों की हुकूमत है, अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, तो इस पार्लियामेंट को जाली कर दें। फिर दूसरी तरफ इमरान खान भी उनकी तारीफ करते हैं, आप लोग भी करते हैं तारीफ। मौलाना ने तो उनका साथ दिया जो बकौल आप लोगों के फॉर्म 47 की पैदावार है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आखिर में आके उन्होंने अपना एक फैसला कर लिया, वो उनका जमहूरी हक था। लेकिन सवाल है, जब पहले आईनी तरमीम आ रही थी, चुभन आईनी तरमीम थी, और वो इस मुल्क की तबाही थी, तोड़ दिया था उसके अंदर। तो उस वक्त हम तो मौलाना ही खड़े हुए थे ना। मौलाना ने काला दस्तक, काला कानून का, काली
वो काला मुसवदा का आपके सामने है। वरना तो उस वक्त तो बांध के बांधा हुआ था सेनेट के लोगों को भी, नेशनल असेंबली के लोगों को भी। तो अब भी अगर देखा जाए तो लेकिन आप लोगों का तो मुद्दा यही था ना कि जो आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं, आप लोग समझे बैठे थे, बल्कि बनाए बैठे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। लेकिन अब तो तरीकाकार ही बदल दिया गया है ना। 3 सीनियर जजेस में से पार्लिमानी कमेटी ने करना है, मतलब कि जो जड़ है, कॉज है, वो उसकी बुनियाद इस तरीके से रख दी गई है, उस पर मौलाना ने साथ दिया है। तो आप खुश हैं मौलाना के रोल से? देखिए, मेरी एक बात सुनिएगा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, यानी अगर आईनी अदालतें बन जाती तो इस मुल्क के साथ डिजास्टर होना था। ये कम से कम ये चैप्टर तो क्लोज हुआ। तो मतलब कि कैंसर दिखा कर अगर बुखार पे राजी कर लिया तो यू आर हैप्पी? नहीं, हम हैप्पी नहीं है। अब वजह ये है कि अब हमने अगर चैलेंज करना है तो हमने हाई कोर्ट के सामने, चाहे आईनी बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो, यानी बेसिकली और बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ये अदलिया की आजादी को मुतासर करना है। आपने चीफ जस्टिस अगर तैनात करना है तो आपने सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो हमेशा से चला आ रहा था, पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग था, वो तोड़ दिया आपने। और ये बड़ी तहकीक के बाद 18वीं तरमीम में ऐसे फैसला नहीं हुआ था। ये 18वीं तरमीम को इन्होंने तोड़ा है और आइन तोड़ा है। यही तक बात नहीं है। अब आगे जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आईनी बेंच बनाएंगे, वो पार्लियामेंट को आपने बिला वजह इन्वॉल्व कर दिया उसको, यानी वो बैठकर तय करेगी। जजेस की कारकर्दगी को भी मॉनिटर किया जाएगा। अब देखिए, पार्लियामेंट का क्या काम है कि ये उन मुल्कों में होता है। एक और मैं बता दूं आपको, ये जो हमें ड्रामा बताया जाता है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ये पार्लियामेंट सुप्रीम वहां होती है कि जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। पाकिस्तान के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वहां पार्लियामेंट कोई सुप्रीम। और पार्लियामेंट ने जितनी ये तरामीम की है, मैं आपको वैसे बता दूं आपको, ये जितनी तरामीम की है ना, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो आइन से मुतसादम है। इसीलिए हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। और जो समझने वाली बात है ना, क्या आप इतनी जल्दी क्या थी, आवाम से वो कंसेंसस लिया और 18वीं तरमीम जब करनी थी, मेरी बात तो 9 महीने तक नैब के जो कानून थे आप लोगों ने बनाए, वो जब चैलेंज हुए, उसके खिलाफ फैसला आया, तो उसका फ़ायदा जो था वो इमरान खान को मिला, बड़े केसेस ख़त्म हुए। या तो फिर आप लोग वो फ़ायदा नहीं लेते ना, अपने उस पर मोटिव पर खड़े रहते। कल को अगर आप लोगों की हुकूमत आती है, आप लोग ये तरमीम बदलेंगे, इसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी मर्जी के जजेस लगाने का, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाने का मौका तो आप लोगों को भी बराबर का मिलेगा। हम तो ये चाहते ही नहीं है। मर्जी क्यों होती है? अदलिया की आजादी अगर देखना चाहते हैं, हुकूमत का कोई काम नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस आईनी जो आइन में तरामीम हुए इसको सपोर्ट करें। जहां तक नैब की तरामीम का मसला है, नैब में हमने सपोर्ट नहीं किया था, अब भी हमने कोई फायदा तो लिया ना उसको नहीं। उसको देखिए ना, फायदा देखिए, वजह क्या है? वजह बड़ा बात, जब कानून बन गया ना, यानी अगर कत्ल की सजा अगर बच जाए कि आपको सजा होगी 4 साल, तो आपको सजाए मौत तो नहीं ना हो सकती ना। यानी वो जो कानून के मुताबिक कोई नहीं, हमें फायदा लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। हम कहें या ना कहें, तो इन तरमीम से भी कल को अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो ऑटोमेटिकली फायदा तो होगा। हम देखिए, हमारी लड़ाई और है, हमारी लड़ाई और है। हम वकला के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसी ये आईनी तरमीम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये नहीं रहने देंगे। हम उखाड़ फेंकेंगे ऐसा आईनी तरमीम को। हम 1973 का जो आईन असल शक्ल में है वो इंशाअल्लाह बहाल करेंगे। अदलिया की तौकीर में, अदलिया की इज्जत में इजाफा करेंगे। हम इस तरह के हैंड पिक जजेस में, मर्जी के जजेस में। तो आप लोगों को लगता है कि 8 फरवरी के जो मामलात हैं, अब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो बंद होगी, नहीं खुलेंगे वो मामलात, अब नहीं खुलेंगे 8 फरवरी के? जो बड़ी उम्मीद थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो ये हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं होगा? आपको जस्टिस काजी फाइजा के अल्फाज याद होने चाहिए। जस्टिस काजी फाइजा ने जब ये लगा था मामला इलेक्शन सिंबल लेने का, तो उनके सामने जब सवाल पैदा आया, उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद लग जाएगा। यानी एक बात तो जस्टिस काजी फाइजा जिस तरह चाहते थे उस तरह का, यानी एक्सटेंशन खुद ना सही, उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ पर हैं। वैसे किसका नाम आ रहा है? या अफरीदी साहब का? जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है, बड़ा खुल के कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर हर जगह बैठकर ये बातें हो रही हैं। इवन जस्टिस काजी फाइजा के जो करीब के लोग हैं वो भी इन्हीं का नाम लेते हैं। वो यही समझते हैं कि ये एक्सटेंशन होगी जस्टिस काजी फाइजा की। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बात कह रहे हैं आइन, और अगर हम चैलेंज करेंगे, हम इन्हीं अदालतों के सामने पेश होकर अपना ये केस भी इंशाल्लाह लड़ेंगे कि ये आईनी बेंच बनाने से आपको लगता है कि मामलात थोड़े इस लिहाज से दुरुस्त होंगे कि आईनी सारे मामलात जो हैं, ये जो सियासी और आईनी सारे मामलात हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे? आम आदमी को भी ज़ाहिर केसेस फिर उसी रफ्तार से, स्पीड से ज़ाहिर सुने जाएंगे।
हाँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। असल जो बात है वो तो है, आपने पुलिस पे प्रेशर खत्म करना है, नैब पे, एंटी करप्शन पे, ताकि जहां से झूठे केस आते हैं वो खत्म हो जाए। लाखों केस हमारे खिलाफ, हजारों केस हमारे खिलाफ हुए हैं अदालतों में, बोझ तो उनका पड़ा हुआ है ना, वो खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई बोझ कम नहीं होने वाला, ये मैं बता दूं आपको। एक बहुत बड़ा आईनी बहरान मैं आपके सामने बता देता हूं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर जजेस होंगे, फर्ज करें 7 लगाते हैं, आईनी बेंच 7 का हो गया, तो आईनी बेंच 7 जो है वो 15 जजेस का फैसला कैसे ओवरटर्न कर सकेगा? जो उसे मेजोरिटी बेंच के 17 जजों का बेंच कैसे फैसला ओवरटर्न कर सकेगा? ये एक नई कंट्रोवर्सी, आईनी बहरान इस मुल्क में शुरू, ये अभी तक किसी ने बात नहीं की है। मैं आपके प्रोग्राम में ये पहली दफा बात कर रहा हूं कि ये तो एक बड़ा मसला बन जाएगा कि आप कैसे, यानी 7 मेंबर बेंच अगर बनेगा तो ये बड़े बेंच का फैसला कैसे ओवरटर्न कर सकेगा? ये एक नई आईनी बहरान इस मुल्क में शुरू होने वाला है और वो बहुत नहीं, जब मामला ही वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने तो वो मामला नहीं जाएंगे ना, आईनी बेंच इस मामले को देखेगा ना। जो आईनी बेंच के जजेस हैं वही इस मामले को, आईनी मामलात को देखेंगे। यही तो डिवीजन हुई है जिसको आप आईनी अदालत के तौर पे देख रहे हैं। यही तो इस मुल्क में एक आईनी बहरान आ गया और बहुत बड़ा ये आईनी बहरान है। यानी मिसाल के तौर पर 7 जजेस होंगे तो 7 जजेस 10 मेंबर बेंच का फैसला कैसे सेटिसाइड कर सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए आपको बड़ी कोर्टें बनानी पड़ेगी। अब बड़ी कोर्टें बनाएंगे तो फिर ये मामला आएंगे, तो ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हमारे तो पता है, हमें तो पता है, हम जान के ऐसी बातें नहीं की। तो इन तरमीम के बाद इमरान खान के बाहर आने के जो आप लोगों को कोई उम्मीद, कोई क्या, वो भी आप लोगों को लग रहा है कि अब चांसेस और कम हो गए? मौजूद है। उसकी वजह है कि वो सारे मामले जो है ना, मिसाल के तौर पर जो नैब की अपीलें हैं, वो नैब की अपीलें, नैब का स्पेशल बेंच बनता है, वो आईनी बेंच नहीं है, उसके सामने जाना है। FIA का अपना, ये सिर्फ इलेक्शन जो मेन वजह है ना, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 मेंबर बेंच का है और 13 मेंबर बेंच ने, 11 मेंबर बेंच ने ऑलरेडी कहा तो उसमें आईनी बेंच कुछ नहीं कर सकेगा। उसको कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। देखिए वो तो याद रखिएगा मखसूस नशिस्तों का फैसला अमल दरामद होना है, वो होके रहेगा, उसको कोई ओवरटर्न नहीं कर सकता। कौन करवाएगा? नए आने वाले चीफ जस्टिस करवाएंगे? नहीं, वो देखिए उसकी नजरसानी की दरखास्त जो है ना वही बेंच सुनेगा, वो नया बेंच तो आ ही नहीं सकता, ये भी मैं बता दूं। तो वो नजरसानी का बेंच है, नजरसानी का सुनेगा, तो इसलिए इतना आसान नहीं है इस मुल्क में आईनी बहरान ज्यादा पैदा होना है।